स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 18 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा। जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना, ये हमारी जो हीट होती है उसको क्रिएट नहीं करता, बल्कि जो हीट है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर से बाहर रूम में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जब जो हमारा रेफ्रिजरेटर है इसका दरवाज़ा जब बंद होता है तो फ्रिज के अंदर से जो हीट है वो बाहर निकल जाती है। ये जो हीट है ये जो फ्रिज के पीछे जो कंडेंसर लगा होता है उसके ज़रिए जो है रूम में चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो कंप्रेसर है वो चल रहा है, वो भी तो कुछ बिजली खाएगा ना, तो वो क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एनर्जी होगी, कोई भी जो हीट बनेगी, तो वो भी क्या करेगा, वो रूम में रिलीज़ कर देगा। तो अगर मान लो हमारा जो फ्रिज है वो उस टाइम पे खुला हुआ है तो क्या होगा, जो फ्रिज जो है उसकी रूम की जो हवा है उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ठंडी हवा है वो क्या होगी, वो दोबारा से फ्रिज के अंदर आ जाएगी। इसलिए जो कूलिंग का जो कोई भी इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा कंप्रेसर है वो पीछे हमारा लगातार चले ही जा रहा है हीट को बाहर निकालने के लिए। तो कंप्रेसर जो है वो बिजली खा रहा है ना, और जो बिजली वो खा रहा है उसे हीट में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए जो रूम के अंदर में जितनी भी जो हीट निकलेगी उससे ज़्यादा हीट जो है वो वापस जमा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो फ्रिज से जो हीट निकल रही है वो मान लो 100 जूल निकल रही है। ठीक है, और जो कंप्रेसर है पीछे वो भी तो हीट बना रहा है, बिजली खा रहा है, तो मान लो वो 30 जूल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता है। तो अब हमारा 30 + 100 यानी कि हमारी जो 130 जूल जो हमारी हीट है वो हमारे रूम के अंदर में वापस मिल जाएगी। इसलिए हमारा जो रूम है वो गर्म हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो इसलिए अगर फ्रिज का दरवाज़ा लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। यदि रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक रेट तीनों बढ़ा दिए जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी रेपो रेट क्या होती है, ये हमारी वो रेट होती है जिस पे जो आरबीआई है वो जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जैसे हमारे एचडीएफसी वगैरह, इनको शॉर्ट टर्म लोन देती है जिस रेट पे, वो हमारी होती है रेपो रेट। ठीक है, तो जो हमारे एमएसएफ है ये क्या होता है, ये हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। ये जब भी हमारी जो कमर्शियल बैंक है उनको आरबीआई से इमरजेंसी के अंदर में पैसा चाहिए होता है ना रातों रात, तो ये जिस रेट के ऊपर हम पैसा लेते हैं उसे हम लोग एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलते हैं। ये हमारी जो रेपो रेट है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। मान लो रेपो रेट अगर हमारी 5% होगी तो ये हमारी मान लो 6 या 7% होगी। इसके अलावा हमारी जो बैंक रेट है ये क्या होती है, ये जिस रेट पर जो आरबीआई है वो बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनको जो लंबे समय के लिए जो ब्याज देता है। ठीक है, तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, जो लंबे समय के लिए लिया जाता है कमर्शियल बैंकों से, तो जो लंबे टाइम के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम लोग बैंक रेट पे जो है आरबीआई देती है। ठीक है, इसका जो चार्जेस होते हैं वो बैंक रेट कहलाते हैं। तो अगर मान लो हमारा रेपो रेट, एमएसएफ और जो बैंक रेट, अगर ये तीनों हमारी बढ़ा दी जाए तो किससे क्या होगा, जो आरबीआई से पैसा लेंगे ना जो हमारे कमर्शियल बैंक, वो बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए बैंक भी जो है वो कस्टमर को लोन क्या देंगे, महंगा देंगे, हाई रेट पे देंगे। ठीक है, इससे जो कस्टमर है वो लोन जो है कम लेंगे और मार्केट के अंदर में पैसा जो वो कम आएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। इन तीनों को बढ़ने से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बैंकों के लिए उधार जो है वो महंगा हो जाएगा। दो समान धातुओं के बर्तनों में से एक काला तथा दूसरा चमकदार है, दोनों में समान ताप का जल रखा गया है, कौन सा बर्तन अधिक तेजी से ऊष्मा खोएगा। तो जो हमारी काली सरफेस है ना, ये क्या करती है, ये जो जितनी भी जो हीट होती है वो उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि ये ऊष्मा की अच्छी जो है एब्जॉर्बर होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, अच्छी एमीटर यानी कि उत्सर्जक भी होती है, यानी कि जितनी आसानी से हीट को खींचती है उतनी आसानी से हीट को रिलीज भी कर देती है। ठीक है, तो किरचॉफ के लॉ के अनुसार जो सतह जितनी अच्छी अवशोषक होगी वो उतनी ही तेजी से ऊष्मा का विकिरण भी करेगी, यानी कि उसको रेडिएट या एमिट भी करेगी। ठीक है, इसलिए हमारे काले बर्तन का जो जल है वो चमकदार बर्तन की तुलना में अधिक तेजी से ठंडा होगा। कौन सा बर्तन अधिक तेजी से उसमें खोएगा, ऑप्शन नंबर बी, काला बर्तन। बेसनगर यानी कि हेलियोडोरस स्तंभ किस धर्म के प्रारंभिक संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म। तो हेलियोडोरस स्तंभ जो है इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। ये तक्षशिला के निवासी और इंडो यूनानी राजा एंटिया लिक्विडस जो थे उनके राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि शुंग राजा भगभद्र के दरबार में आए थे।
इस स्तंभ से ये प्रमाणित होता है कि जो हेलियोडोरस है उसने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी गहरी जो भक्ति थी उसको व्यक्त करते हुए भागवत धर्म को अपना लिया था। हेलियोडोरस जो था उसने इसे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के प्रतीक के रूप में गरुड़ ध्वज का नाम दिया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, लैटेराइट मिट्टी में लीचिंग की प्रक्रिया तीव्र होती है। ये हमारा ठीक है, क्योंकि जो लैटेराइट मिट्टी होती है ना, ये ज़्यादा बारिश के कारण जो पानी है वो मिट्टी के अंदर में गुजरता है, और पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट और जो सोल्यूबल मिनरल होते हैं जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि, ये नीचे जो है वो धुल कर चले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये मिट्टी जो है उसकी जो फर्टिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। सेकेंड है हमारा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो लैटेराइट सॉइल है इसका निर्माण हमारा जहाँ पर हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पर होता है। और भारत के अंदर में ये मिट्टी जो है अधिक मात्रा के अंदर में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दोनों हमारे ठीक है। अमरकोश का उल्लेख हो तो उसका संबंध किससे होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत कोश यानी कि शब्दकोश से। तो जो अमरकोश था ये संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध जो है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी था। ठीक है, इसके जो रचयिता थे वो अमर सिम्हा थे। और इस अमरकोश का अगर आपसे दूसरा नाम पूछा जाए तो इसे नाम लिंगानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे में इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल यानी कि IBS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 स्टेशनों के बीच लाइन क्षमता बढ़ाना। IBS के अंदर में क्या होता है, जैसे मान लो 2 रेलवे स्टेशन है, ठीक है, इनके बीच में जो लंबा सेक्शन है उसको जो है एक एक्स्ट्रा सिग्नल के थ्रू 2 या अधिक ब्लॉक सेक्शन में बांट दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक ब्लॉक सेक्शन के अंदर में एक ही ट्रेन को एंट्री मिलती है, जबकि जब तक पहली ट्रेन जो है पूरा ब्लॉक क्लियर नहीं करती तो दूसरी ट्रेन जो वो नहीं आ सकती। ठीक है, स्टेशन के बीच का लंबा सेक्शन छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। इससे जो पहली ट्रेन है वो आगे निकलती है और जो दूसरी ट्रेन है वो पीछे ब्लॉक में आ सकती है। इससे जो लाइन की कैपेसिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। यक्षगन किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक परंपरा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो यक्षगन जो है ये एक हमारा लोक नृत्य है जिसके अंदर में डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, डायलॉग और जो रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम और फेस मेकअप है उसका सुंदर संगम देखने को मिलता है। यक्षगन की जो कहानी है ये ज़्यादातर रामायण, महाभारत और भगवत पुराण से ली जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो गुजरात है इसके अंदर में हमारा जो है गरबा और डांडिया रास होता है। बिहार के अंदर में जो जत जातिन है ये हमारा फेमस है, और पंजाब जो है इसके अंदर में भांगड़ा और जो गिद्दा है ये हमारा फेमस है। मानव शरीर में एंटीबॉडी किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट द्वारा। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जो है ये हमारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और जो अन्य जो पैथोजन है उनसे शरीर की रक्षा करते हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट यानी कि जो बी सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब भी मान लो कोई इन्फेक्शन होता है तो ये बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल के अंदर में बदल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये बहुत मात्रा में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर देती है। बाकी जो हमारी RBC है ये हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। हमारी जो प्लेटलेट है ये हमारा जो ब्लड है उसको क्लॉट करने का काम करती है। और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये हमारा जो नर्व जो होती है ना उसके जो इम्पल्स होते हैं उसका ट्रांसमिशन करती है। भीतरकनिका अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ के लिए। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये हमारे उड़ीसा राज्य के अंदर में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? ये खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं ना ये उनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के जो पक्षी, कछुआ और जो अन्य जलजीव हैं वो भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंग्रोव के जो पेड़ हैं यानी कि जो हमारे सुंदरी वृक्ष वो भी मिलते हैं। इसके अलावा हमारा जो गैंडा है ये हमारा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में मिलता है। और जो हमारा शेर है ये जो हमारे एशियाटिक लॉयंस है ना ये हमारे गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और जो हमारा कस्तूरी मृग है ये हमारा जो है जो हिमालय क्षेत्र है ये उसमें पाया जाता है, जैसे हमारा जो केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी सर्वाधिक मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र को जो है ये कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान एडवाइजर थे। राज तरंगिणी हमारी किसने लिखी थी? ये हमारी कलहण ने लिखी थी। ठीक है,
इसके अलावा जो हर्षचरित्र है ये किसने लिखी थी, ये बाण भट्ट ने लिखी थी। और अभिज्ञान शकुंतलम ये जो है हमारी कालिदास ने लिखी थी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बल्कि मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी क्या होती है, ये डायरेक्ट हमारी समुद्र में गिरती है और जो है ज्वार भाटा बनने के कारण से ये जो है डेल्टा नहीं बना पाती। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशेन ने। तो हरिशेन कौन थे, ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और जो मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने संस्कृत भाषा में जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये जो शिलालेख है ये इलाहाबाद के स्तंभ पे लिखा गया है। इसके अंदर में जो राजा समुद्रगुप्त थे उसकी विजयों और योग्यता का वर्णन किया गया है। रेलवे में फॉग सेफ्टी डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन में सहायता। तो फॉग सेफ्टी डिवाइस क्या करती है, जब विंटर में बहुत ज़्यादा फॉग होता है ना, तो सिग्नल बोर्ड और जो ट्रैक इंडिकेटर है ये क्लियरली दिखाई नहीं देते। इस स्थिति के अंदर में जो ड्राइवर होता है उसको डायरेक्शन और सिग्नल की जो डिस्टेंस है उसका पता नहीं चल पाता, ठीक है। तब ये जो फॉग सेफ्टी डिवाइस है ये ट्रेन ड्राइवर को आगे आने वाले जो सिग्नल्स है उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है और GPS और प्री फीड डेटा के थ्रू गाइडेंस करता है, जिससे ट्रेन जो है वो सुरक्षित रूप से चलती है और हादसों की संभावना कम हो जाती है। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 18 देखा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।